जयपुर। हरियाली से घिरा एक छोटा सा गांव, जहां लोग एक दूसरे को नाम से नहीं, रिश्तों से पहचानते थे। उसी गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना कच्चा घर था, जिसमें एक बूढ़ी माँ जसवंती देवी अपने इकलौते बेटे रतन के साथ रहती थीं। सुबह का समय था, सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर झांक रही थीं। रतन बेटा, तू फिर से रात भर खेत से देर से लौटा। अब तेरी ये मेहनत मुझे ठीक नहीं लगती। मैं बूढ़ी हूँ, पर तेरी चिंता दिन रात सताती है। माँ, जब तू मेरे लिए जवान होते हुए नहीं थकी, तो मैं तेरे लिए कैसे थक जाऊं? और फिर अब बुआ के बेटे की शादी है, तो कुछ पैसे इकट्ठा करना भी तो है। बेटा, पर मैं जानती हूँ तेरे ऊपर कर्ज भी है, और तू खुद की शादी की बात भी टाल रहा है। ऐसा कब तक चलेगा? माँ, जब तक तू मेरे साथ है, मुझे किसी बात का डर नहीं। हाँ, मैं चतुर हूँ, पर तेरे आशीर्वाद से ही तो हूँ। एक दिन ऐसा कर दिखाऊंगा कि लोग कहेंगे, वो जसवंती का बेटा कितना समझदार है। तभी बाहर से किसी के खांसने की आवाज आई। दरवाजे पर खड़ा था भोला, गांव का हर फन मौला, जो हर बात में अपनी टांग अड़ाता था। अरे ओ रतन, तेरी माँ तो तुझे राजा बना ही रही है। सुन, चौधरी साहब बुला रहे हैं, कोई बड़ा काम है शायद। चौधरी साहब? अब क्या काम पड़ गया उन्हें मुझ जैसे गरीब किसान से? अरे वही तो जानने जा रहे हैं। चलना, गांव के सबसे चतुर लड़के को शायद अब गांव की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। रतन माँ की तरफ देखता है। माँ की आंखों में गर्व की चमक थी, लेकिन एक अनकही चिंता भी छिपी थी। जाना बेटा, पर याद रखना, चतुराई तभी अच्छी लगती है जब उसमें इंसानियत हो। माँ, तेरे संस्कार ही मेरी असली चतुराई है। रतन और भोला हंसते हुए चौधरी साहब के घर की ओर चल पड़ते हैं। पर किसे पता था कि यही मुलाकात रतन की जिंदगी को एक नई दिशा देगी। रतन और भोला गांव के सबसे बड़े घर, चौधरी साहब के हवेली जैसे मकान के दरवाजे पर पहुंचे। बाहर दो नौकर खड़े थे, जो झुके हुए बोले, चौधरी साहब अंदर तशरीफ रखते हैं, बैठ जाइए, अभी बुलाते हैं। अबे इतना आदर सत्कार, कुछ तो बात जरूर है। रतन शांत रहा। वह समझ गया था कि बात साधारण नहीं है। कुछ ही देर में भीतर से आवाज आई, रतन, अंदर आजा बेटा, बाकी सब बाहर रहें। रतन धीरे धीरे अंदर गया। चौधरी साहब अपनी आराम कुर्सी पर बैठे थे, आंखों में वही चालाकी, होठों पर झूठी मुस्कान। रतन बेटा, तुझे गांव का सबसे समझदार लड़का कहा जाता है। तेरा नाम दूर दूर तक फैल रहा है, और सच कहूं तो मुझे भी एक चतुर आदमी की जरूरत है। चौधरी जी, जो काम होगा मेहनत से करूंगा, पर नाइंसाफी का साथ नहीं दूंगा। हाँ हाँ, यही तो चाहिए था। सुनो, जमींदारी के कुछ कागज हैं जो तहसील में अटके पड़े हैं। मेरा एक पुराना दुश्मन जानबूझकर अड़ंगा डाल रहा है। तुम शहर जाओ, कागज ले आओ, और बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा। इतना बड़ा काम? और मैं? आप चाहें तो खुद भी किसी वकील को भेज सकते हैं। मुझे भरोसा नहीं वकीलों पर तुझ पर है। तुझे माँ ने सच्चाई की घुट्टी पिलाई है। रतन को लगा जैसे कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसने यह भी समझा कि शायद ये उसके जीवन का एक बड़ा मोड़ हो सकता है। ठीक है चौधरी जी, पर एक शर्त है। अगर मैं ये काम कर दूं, तो आप गांव के सारे किसानों का पुराना बकाया भी माफ करेंगे। चौधरी साहब थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले, बिल्कुल, मगर तू पहले काम करके दिखा दे। रतन बाहर आया। भोला भागकर पास आया। क्या बोला? क्या काम मिला? भोला, कुछ तो गड़बड़ है। मैं चौधरी साहब का काम करूंगा, लेकिन हर कदम सोच समझ कर उठाऊंगा। चल, अब माँ को सब बताना है। अरे माँ को कहीं डांटेगी तो नहीं? वो डांटेगी नहीं, पर उसकी आंखें बताएंगी कि मैं सही हूं या नहीं। दोनों घर की ओर चल दिए, लेकिन उन्हें क्या पता था
कि यह काम केवल एक कागज का नहीं, बल्कि रतन की समझदारी और माँ के संस्कारों की अग्नि परीक्षा बनने वाला है। रतन जैसे ही घर पहुंचा, माँ दरवाजे पर बैठी थी। चेहरा थोड़ी चिंता में डूबा हुआ था, लेकिन बेटे को देखकर हल्की मुस्कान आ गई। आ गया बेटा, क्या कह रहे थे चौधरी साहब? माँ, उन्होंने मुझे शहर भेजने की बात की है, कुछ जमींदारी के कागज लेने। बदले में वो मेरा कर्ज माफ करेंगे। सिर्फ कर्ज माफी? कुछ और तो नहीं कहा उन्होंने? कहा तो ये भी कि अगर काम सफल रहा तो गांव के किसानों का भी बकाया माफ कर देंगे। माँ ने एक गहरी सांस ली। उसने बेटे की आंखों में देखा। बेटा, जो ज्यादा देने की बात करे उसका इरादा हमेशा साफ नहीं होता। तू चतुर है, लेकिन चालाक नहीं। अगर तू गया तो हर बात को कान से नहीं, दिल और दिमाग दोनों से सुनना। हाँ माँ, इसीलिए तो तुझसे पूछने आया हूँ। तू हाँ कहेगी तभी जाऊंगा। जा बेटा, पर कभी किसी के गलत इरादे का हिस्सा मत बनना, चाहे कितनी भी बड़ी इनाम की बात हो। तेरा ज़मीर ही तेरा सबसे बड़ा धन है। रतन माँ के चरणों में झुक गया। तभी पीछे से भोला आता है, एक पोटली लिए। रतन, ये तेरे लिए रास्ते का सामान बांध दिया है। माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया और तू शहर जाने की तैयारी में लग गया है। अरे भोला, तू भी तो मेरे बेटे जैसा ही है। इसका ध्यान रखना रास्ते में, समझा? माँ, जब तक भोला है रतन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। पर तू चिंता मत कर, हम दोनों चतुर हैं, है ना रतन? हाँ भोला, तू भोला होकर भी बहुत होशियार है। माँ ने दोनों को तिलक किया और एक पुराना सिक्का रतन को थमाया। ये तुम्हारे पिता का दिया हुआ सिक्का है। इसे जेब में रखना, और जब भी किसी पर शक हो, इस सिक्के को मुट्ठी में दबाकर अपनी अंतरात्मा से पूछना, क्या मैं सही कर रहा हूँ? जवाब वही देगा जो तुझे बचा लेगा। रतन की आंखें भर आईं। माँ, मैं वादा करता हूँ कि तेरी इज्जत और तेरे उसूलों को कभी झुकने नहीं दूंगा। अगले ही दिन रतन और भोला शहर के लिए रवाना हो गए। लेकिन क्या उन्हें पता था कि रास्ता इतना आसान नहीं होगा? कागजात की एक चाल थी, पर असली मकसद कुछ और। शहर की चहल पहल, ऊंची इमारतें और लोगों की तेज चालें। गांव से आने वाले भोला की आंखें फटी रह गईं। अबे रतन, ये लोग इतनी तेज क्यों चलते हैं? गांव में तो हम धीरे धीरे हंसते बोलते चलते थे। यहाँ वक्त की कीमत ज्यादा है भोला। शहर में अगर रुका तो पीछे छूट गया। दोनों चौधरी साहब द्वारा दिए गए पते पर पहुंचे। यह एक सरकारी दफ्तर था। बड़ा सा गेट, अंदर कई अफसर चहलकदमी कर रहे थे। रतन ने जेब से कागज निकाला और रिसेप्शन पर गया। मुझे ये जमींदारी से जुड़े दस्तावेज लेने हैं, चौधरी सूरजमल के नाम से। रिसेप्शनिस्ट ने फॉर्म देखकर माथा सिकोड़ लिया। ये फाइल पिछले महीने ही निकल चुकी है। किसी रमेश लाल के नाम पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। क्या? पर चौधरी साहब ने कहा था कि वो फाइल अब तक अटकी हुई है। भोला पास आ गया, आवाज धीमी कर ली। रतन, कुछ तो गड़बड़ है। चौधरी ने तुझे बेवकूफ बनाया है शायद। नहीं भोला, मुझे लगता है कि वो खुद किसी जाल में फंसा है, या फिर वो मुझसे कुछ छिपा रहा है। रतन ने फौरन रिसेप्शनिस्ट से पूछा, क्या मैं रमेश लाल से मिल सकता हूं? वो अभी यहीं है, दूसरी मंजिल पर रजिस्ट्रार ऑफिस में। रतन और भोला तुरंत ऊपर पहुंचे। रमेश लाल एक बड़ा मोटा आदमी था, भारी आवाज और घबराए हुए चेहरे के साथ। नमस्कार, मैं रतन हूं, सीतापुर गांव से आया हूं। आपसे जरूरी बात करनी है। सीतापुर? अरे नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मुझसे गलती हो गई। मैंने बस दस्तखत किए थे, पैसे ले लिए थे। अरे ये क्या बक रहा है? शांत रहिए, आपसे किसी ने जबरदस्ती करवाई। चौधरी साहब ने कहा था कि दस्तखत कर दो, वो सब संभाल लेंगे।
उन्होंने कहा कि मैं अगर कुछ बोलूंगा तो मेरी नौकरी जाएगी। अब रतन की आंखें सख्त हो गईं। माँ की दी हुई सीख और सिक्का जेब में कसकर पकड़ा। तो ये है चौधरी की असली चाल। वो चाहता था कि मैं शहर आकर फंस जाऊं और नाम उसका साफ रहे। रतन ने भोला की तरफ देखा और कहा, अब वक्त आ गया है कि चतुराई से जाल बिछाया जाए और असली शिकारी को फंसाया जाए। तो अब क्या करेंगे रतन? अब मैं उस जाल को उल्टा करूंगा और चौधरी साहब को सबक सिखाऊंगा अपने तरीके से। 3 दिन बाद गांव के चौपाल पर भीड़ जुटी हुई थी। चौधरी सूरजमल ऊंची चौकी पर बैठा था। चेहरे पर वही घमंड, हाथ में सोने की अंगूठी चमक रही थी। आज पंचायत में हम ये तय करेंगे कि रतन ने जो जमींदारी के कागज लाने का वादा किया था उसमें असफल रहा। उसका भरोसा तोड़ना मेरी नजर में गांव के साथ धोखा है। लोग एक दूसरे को देख रहे थे। रतन अभी तक वहां पहुंचा नहीं था। तभी आ रहा है, रतन आ रहा है। रतन धीमे धीमे कदमों से पंचायत में दाखिल हुआ। हाथ में एक मोटा लिफाफा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में मां की दी हुई सीख चमक रही थी। चौधरी जी, कागज लाने गया था, लेकिन वहां जाकर सच्चाई कुछ और निकली। क्या बक रहा है तू? कागज नहीं लाया, अब बहाने बना रहा है। रतन ने लोगों की तरफ देखा और लिफाफा सबके सामने खोलकर कुछ फोटोकॉपी के पन्ने निकाल लिए। ये देखिए, यही हैं वो कागज जिन पर दस्तखत तो रमेश लाल के हैं, लेकिन दबाव डलवाया गया चौधरी साहब की तरफ से। उन्होंने पहले ही कागज निकलवा लिए थे, पर गांव के लोगों और मेरी मां को धोखा देकर मुझे बेवजह शहर भेजा। गांव का बुजुर्ग हरिया काका, पर तू ये कैसे साबित करेगा बेटा? मेरे पास रमेश लाल का ऑडियो रिकॉर्ड है, जिसमें वो खुद मानता है कि चौधरी साहब ने उसे डराकर दस्तखत करवा लिए। रतन ने जेब से पुराना फीचर फोन निकाला और रिकॉर्डिंग चालू की। चौधरी साहब ने कहा था कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो नौकरी से निकाल देंगे। मैंने मजबूरी में साइन किए, मुझे माफ कर देना। सन्नाटा छा गया। झूठ है ये, सब झूठ है, ये सब फर्जी है। लेकिन अब गांव के लोग बोल उठे। झूठ तो अब तेरे चेहरे पर लिखा है चौधरी। तूने एक सीधे सच्चे लड़के को फंसाने की कोशिश की। पंचायत अब तुझे माफ नहीं करेगी चौधरी। रत्न ने न सिर्फ सच्चाई लाई बल्कि पूरे गांव की इज्जत बचाई। जसवंती देवी भीड़ में से उठकर, मैंने कहा था ना, मेरा बेटा चतुर है पर बेईमान नहीं। उसने जो किया उसमें माँ का दूध और गांव की मिट्टी दोनों की ताकत थी। लोगों की तालियां गूंज उठीं। चौधरी को पंचायत ने जमीनों की दोबारा जांच और बकाया माफी का आदेश दिया। चौधरी शर्मिंदा होकर नीचे उतर गया। रतन, भोला और मां की तरफ देखा। मां की आंखों में अब चिंता नहीं, गर्व था। मां, तेरा सिक्का और तेरे संस्कार दोनों जीत गए। अब कोई और बेटा किसी चौधरी के जाल में न फंसेगा। पंचायत के फैसले के बाद गांव में एक नई हवा बहने लगी थी। चौधरी सूरजमल अब गांव के लोगों से नजरें चुराता फिरता और लोग रतन को सम्मान से देख रहे थे। दूसरे दिन गांव के सबसे बुजुर्ग हरिया काका रतन के घर आए। मां आंगन में बैठे हुए सूत काट रही थी। जसवंती बहू, बेटा रतन है? काका अंदर है, भोला के साथ कुछ कागजों पर नजर मार रहा है। रतन और भोला बाहर निकले। प्रणाम काका। अरे काका, अब तो रतन को सरपंच बना दो। गांव के लिए जान भी दे देगा ये। बेटा, तूने जो किया वो कोई छोटा काम नहीं था। गांव को अब तेरे जैसे समझदार और ईमानदार युवा की जरूरत है। पंचायत का फैसला है, अगला ग्राम विकास प्रमुख तू होगा। रतन चौंक गया। काका, मैं तो बस। बेटा, जिम्मेदारी से पीछे हटना कायरता है। अब तू अकेले मेरा नहीं, पूरे गांव का बेटा है। और मैं उसका सचिव, यानी उसका सहायक। याद रखना। लोगों ने ताली बजाई, लेकिन साथ ही हरिया काका ने एक बात और जोड़ी। लेकिन एक चुनौती भी है रतन।
जो तालाब गांव के पीछे है उसे कब से चौधरी ने घेर रखा है। कागजों में वो सरकारी जमीन है, लेकिन गांव को उससे फायदा नहीं मिल रहा। पहला काम होगा उसे आजाद कराना। रतन की आंखों में चमक आ गई। काका, गांव की एक एक मिट्टी को उसका हक दिलाना मेरा वादा है। भोला फुसफुसाया। अब तो मजा आएगा पुराने जमींदार को उसके ही किले से बाहर निकालने में। माँ धीरे से मुस्कुराई, फिर बोली, एक माँ की चतुराई उसकी ममता होती है, और जब बेटा समझदार हो तो गांव की तकदीर बदल जाती है। तालाब की जमीन एक ऐसी जगह जो बरसों से वीरान थी। चौधरी सूरजमल ने वहां चार दीवारी खींच रखी थी। गांव के बच्चे न खेल सकते थे, न किसान सिंचाई कर सकते थे। रतन ने जिम्मेदारी संभालते ही तहसील ऑफिस के कई चक्कर लगाए। फाइलें गायब थीं, रिकॉर्ड्स मिटाए गए थे। भोला, ये तालाब सिर्फ जमीन नहीं है, ये गांव की सांस है। जब तक ये वापस नहीं आता, हम अधूरे हैं। तो अब क्या करें? चौधरी ने सबका मुंह बंद करवा दिया है। सरकारी बाबू भी उसके जेब में हैं। बाबू को पैसे दिखते हैं, पर जब लोग एक साथ खड़े होते हैं तो अफसर भी झुकते हैं। हमें गांव की एकता चाहिए।